तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का करियर डिफाइनर यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस छोटे से सेशन में मैं कौशिक मोहंती आप सभी के साथ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने जा रहा हूं, जिनका आप सभी को बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है अगर आप एसबीआई क्लर्क 2025 एग्जामिनेशंस में अपीयर करने जा रहे हैं। तो कुछ ऐसे चीजें जिनको आपको फॉलो करने हैं, साथ ही साथ कुछ ऐसे चीजें जिनको आपको अवॉइड करने हैं अगर आप इस पेपर में ना सिर्फ अपना बेस्ट देना चाहते हैं बल्कि सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो क्या क्या वो पॉइंट्स है उनको डिस्कस करने से पहले मैं एक बार अपना स्कोर कार्ड अपने लास्ट जो मैंने एसबीआई क्लर्क एग्जामिनेशन अपीयर किया था उसका दिखाना चाहता हूं। लास्ट से मेरा ये मतलब नहीं कि साल 2023, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 2022 का है, क्योंकि उसके बाद मेरा जो क्लरिकल एग्जामिनेशन के लिए एज क्राइटेरिया है वो और मीट नहीं कर पाया। तो जो मेरा लास्ट एग्जामिनेशन था वो 2022 में था और मैंने ओडिशा स्टेट से जनरल कैटेगरी के तहत फॉर्म फिल किया हुआ था और जो मेरे स्कोर्स थे वो 80.5 थे और जो हमारा कट ऑफ था वो था 77। सर ये स्कोर कार्ड दिखाने का कोई फायदा या फिर सिर्फ हमें डिमोटिवेट करने के लिए? मैंने कहा डिमोटिवेट तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आपका माइंडसेट नेगेटिव है तो ही तो आपको लगेगा डिमोटिवेट कर रहा हूं, लेकिन अगर आपका माइंडसेट थोड़ा सा भी पॉजिटिव है तो ये एक सेंस ऑफ मोटिवेशन है। कैसे? आपको पता है कि मेरा इंग्लिश बहुत ही पुअर है और मैं इंग्लिश में अच्छे खासे स्कोर नहीं कर पाता हूं। मैंने आपको आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, जहां पे इंग्लिश के स्कोर्स दिखते हैं, यहां तो एसबीआई में दिखते नहीं है, वो भी आपके साथ शेयर किया हुआ है। 10, 12, 13, 15 ऐसे नंबर्स में लाता हूं। तो यहां पे इस 80.5 में जो मेजर स्कोर्स मैंने रखे हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्वांट और रीजनिंग के हेल्प से, और क्वांट और रीजनिंग के हेल्प से 20-20 मिनट का टाइम वो भी तो था, लेकिन 20-20 मिनट में मैंने इतने स्कोर कैसे कर लिए? उसके पीछे सिर्फ मेरे अप्रोच, मेरे टेक्निक्स का ही हाथ नहीं है बल्कि एग्जामिनर का भी हाथ है। सर एग्जामिनर का हाथ? जी बिल्कुल, पेपर का लेवल इजी था इसीलिए ये नंबर अटेन किया गया। अगर पेपर का लेवल इजी नहीं होता तो ये नंबर कभी भी अटेन नहीं हो पाते। ये सिर्फ मेरे ही नंबर नहीं बल्कि आप अगर किसी से भी, अगर आप YouTube पे भी बहुत से स्कोर कार्ड्स देखने के लिए आपको मिला होगा जिसमें बच्चों ने 85 प्लस इवन 90 प्लस भी स्कोर किया है। अब मेरा बस आपसे एक सवाल है कि उनको एक बार पूछिएगा कि उनके आईबीपीएस पीओ में कितने स्कोर्स थे। उनके स्कोर्स 50-60 नंबर से ज्यादा नहीं हुए होंगे। तो मेरा मतलब यह है कि जो नंबर 60 होते हैं आईबीपीएस पीओ में, वही स्टूडेंट का स्कोर 80-90 कैसे हो सकता है एसबीआई क्लर्क में? इसका साफ मतलब है कि एक ही बच्चा जिसका दिमाग एक ही लेवल पे काम करता है लेकिन मार्क्स में वेरिएशन स्ट्रेट इस चीज को इंडिकेट करता है कि जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है इस पेपर का वो बहुत ही इजी है। तो मैं इसमें आपको मोटिवेट करना चाहता था कि कल वाला पेपर जो है वो इजी ही आने वाला है। तो सिट बैक, रिलैक्स, आराम से, बिना घबराए, बिना पैनिक के, कॉन्फिडेंस के साथ पेपर देने जाइएगा। तो ठीक है आपने बोल दिया, लेकिन इसका कोई इंपॉर्टेंस है या सिर्फ आपको बोलना था या मोटिवेट करने के लिए आपने बोल दिया? नहीं, मोटिवेशन नहीं, इसका एक रोल भी है। अगर आप पेपर के क्वेश्चन को टफ सोच के घर से जाओगे तो आसान से आसान सवालों को जब आप सोच लेते हो टफ, तो जितना टाइम उनमें लगना नहीं चाहिए आप उतना टाइम उसमें डिवोट कर देते हो। आप मेरे पॉइंट को समझो। आपको एक सिंपल कैलकुलेशन दिया है कि 25% ऑफ मान के चलो 840 प्लस 33.33% ऑफ मान के चलो 720, ये था आपका क्वेश्चन। ये था आपका क्वेश्चन। ये इजी है या टफ है? सर ये इजी क्वेश्चन है क्योंकि आपको सिर्फ 1/4 इसका निकालना है जो कि है 210, 1/3 इसका निकालना है जो कि है 240, और इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आपके पास जो वैल्यू है 450। तो इतना टाइम लगना चाहिए, लेकिन जब आप इसको टफ सोच के गए हो तो आप आराम से करोगे। 25%, 1/4, 840, 210, 1/3, 720। आप वर्बली नहीं करोगे क्योंकि आपको तो लग रहा है क्वेश्चन टफ है ना, तो वर्बली तो होगा नहीं, लेकिन वर्बली होना चाहिए। अब वर्बली तब होगा जब आप उस क्वेश्चन को इजी सोच के अटैक करते। तो अटैकिंग में जो आपका दो अलग अलग मेथड्स आ जाएंगे, एक में स्टेप कटिंग और एक में स्टेप के साथ, वहीं पे टाइम डिफरेंस आ जाएगा। मतलब अगर आप क्वेश्चन को टफ सोच के जाओगे तो आपको जितना समय लगना चाहिए उससे ज्यादा लगेगा। उससे क्या होगा, ओवरऑल में जब आप देखोगे तो आपके जितने अटेम्प्ट्स हो पाते उतना नहीं हो पाएगा, उससे कम रह जाएगा। क्या मैं बहुत लॉजिकल पॉइंट बात कर रहा हूं? ये चीजें होते हैं बचपन से हम स्कूल में देख के आते हैं। जैसे कि मैं बीटेक किया हुआ हूं, तो हम जब इंजीनियरिंग एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर करते थे तो आईआईटी जेई, AIEEE अलग अलग एग्जाम, और स्टेट जेई, ओडिशा जेई, जैसे हम ओडिशा जेई वाले हैं, तो वैसे एग्जामिनेशन में क्या होता है कि अगर तेरा दिमाग आईआईटी के क्वेश्चन सॉल्व करने लायक है ना, तो तुझे ये आसान सवाल में ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि तू इस क्वेश्चन को भी उस लेवल का सोचेगा। ये हमेशा से होता है, ह्यूमन टेंडेंसी, ह्यूमन साइकोलॉजी, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो इसलिए अपना माइंडसेट इस पेपर के लिए आसान ही रखिएगा कि पेपर इजी होगा। और इनकेस अगर आपके कुछ क्वेश्चंस टफर साइड में जा रहे हैं तो उसमें मैंने आपसे क्या एक चीज कहा हुआ है कि अगर आपका एक टफर क्वेश्चन
आपके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मांग रहा है, तो जितने भी बच्चे आपके उस शिफ्ट में उस टफर क्वेश्चन को सामना कर रहे होंगे, सारे बच्चों से वो समय मांग रहा होगा। अगर आपको 40 सेकंड लग रहा है तो दूसरे को भी 40 सेकंड लगेगा, अगर आपको 1.5 मिनट लग रहा है तो दूसरे को भी 1.5 मिनट लगेगा। उस क्वेश्चन का फ्रेमिंग ऐसा हुआ होगा। तो कोई लेंदी क्वेश्चन को ये सोच के मत चले जाइएगा कि अरे यार मैं इसको कर दिया, क्या करूं, वैसा मत सोचिएगा। हमेशा पेपर में जितना हो सके अपने आप को काम, कूल और कंपोज रखिए और मेंटालिटी को, माइंडसेट को पॉजिटिव रखिए। इतना आपको करना है और कुछ भी नहीं। बाकी आपको क्या कुछ चीजों का ध्यान रखना है वो एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट है, डोंट थिंक अबाउट मॉक स्कोर्स। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, आज भी एक मॉक टेस्ट आपने लगाया होगा, हमने तो मना किया है कि कोई मॉक टेस्ट आज तो नहीं लगाना, आज कंप्लीट रेस्ट लेना, बट स्टिल आप हो कि मानते हो क्या, नहीं ना? आपने आज भी एक मॉक लगाया होगा। मॉक में प्रेशर के कारण, क्योंकि कल एग्जाम है तो और डिग्रेड हुए होंगे स्कोर्स। मैं जानता हूं, यही देख के, टपोरी को देख के औकात का अंदाजा लगा लेता है भाई, ठीक है? तो अगर आज हमारा मार्क्स कम हुए तो कल का पूरा दिन जब तक पेपर नहीं हुआ आपके दिमाग में वही चीज केवल घूमता रहेगा। आधे बच्चों के दिमाग में तो ये घूमता रहेगा, अरे यार लास्ट मॉक में इतना स्कोर, मैं एक और मॉक देके बढ़ा के जाता हूं कल के लिए। अबे इसका उसका क्या रिलेशन है? इसमें 19-20 का नहीं, उसमें 19 लाख का फर्क है। तो वो चीज है कि मॉक के स्कोर्स का रियल एग्जामिनेशन के साथ कोई लेना देना नहीं है। आप अगर मॉक्स में जितने भी स्कोर कर रहे हो ना, अगर पेपर में आप खुद को बस काम रख दो, कहीं पे घबराओ ना, कहीं पे पैनिक ना करो, कहीं पे स्टक ना हो, तो आपके नंबर वैसे भी 10-12 मार्क पड़ जाएंगे। तो कभी भी उस नंबर्स के बारे में मत सोचिएगा, बिकॉज ये नंबर्स लास्ट स्टेज में सबके बहुत कम चले जाते हैं, जिससे माइंडसेट नेगेटिव रहता है। और मैंने हमेशा आपको कहा, नेगेटिव एस्पेक्ट, नेगेटिव माइंडसेट से पेपर में आपका लॉस होना तय है। तो ये चीज सोचिए मत, सोचिए कि मार्क्स में कम है, कल अच्छा होगा। ये पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चाहिए। डोंट चेस एनी टारगेट। सर आप तो रोज 9 बजे रात को मुंह उठा के चले आते हो, हाउ टू स्कोर 35 आउट ऑफ 35। आप ही ने तो नंबर चेस करने के लिए सिखाया, अब आप ही बोल रहे हो डोंट चेस एनी नंबर। हम तो वो चीज करते हैं आपको हर बार एक ट्रैक में रखने के लिए कि भाई जितना भी है कम है। अगर आप 32 ला रहे हो तो वो भी कम है, 30 ला रहे हो तो भी कम है, 34 ला रहे हो तो भी कम है, 35 आउट ऑफ 35 अच्छा है। ये उस एग्जामिनेशन से पहले का सिचुएशन था। रियल एग्जामिनेशन का सिचुएशन कंप्लीटली डिफरेंट है। अब मैं आपको ये नहीं कहूंगा 35 आउट ऑफ 35 लाने, तो सर क्या करना है? 35 आउट ऑफ 35 आ जाएंगे सर, लाने नहीं है, आ जाएंगे। मैंने कहा अंतर है, आपको 35 तक पहुंचने की जरूरत नहीं है। अगर एग्जामिनर चाहे और उसने क्वेश्चन को उतने इजी लेवल के सेट किए तो आपका 35 आउट ऑफ 35 आप चलते जाओगे और आपका अटेन हो जाएगा। आपको उसके लिए कुछ अधिक एफर्ट्स नहीं देना है कि मुझे 35 से 35 करने हैं। आप जब आपका प्रोसेस, आपका मेथड, आप उस हिसाब से रेडी हो चुके हो खुद को, तो क्वेश्चन के आते ही आप उनको सॉल्व करते जाइएगा और आपका 35 नंबर जब पेपर लास्ट को खत्म होता है ना, आपके अटेम्प्ट्स दिखेंगे, या खुदा मैंने 35 अटेंड कर लिया, वो होता है। ऐसा नहीं कि 5 क्वेश्चन, अरे मुझे 35 करने और 30, 7 क्वेश्चन में और 28, 8 क्वेश्चन में और 27, ऐसे नहीं। ऐसे जाओगे तो आपका प्रॉब्लम होगा। क्या सबसे बड़ा प्रॉब्लम? क्या बार बार टाइमर को देखते रहोगे, क्योंकि आपने नंबर सोच लिया ना जिसको आपको पकड़ना है, कैच करना है, चेस करना है। तो जब तक वो नंबर ना पहुंचे आप खाली टाइम देखते रहोगे कि मैंने 8 क्वेश्चन किए, इतने टाइम लगे, इतना टाइम है, इतने क्वेश्चंस हैं। जितना बार आप टाइमर देखोगे, बड़े से बड़ा इंसान घबराया है, आप तो किस खेत की मूली हो? समझ रहे हो इस बात को? तो जितने बार टाइमर को देखोगे ना, मतलब जबरदस्त तैयारी करके जाने वाले का भी वहां पे प्रेशर डेवलप हो जाता है। हम क्या ही चीज है। तो वही चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कभी भी टाइमर को बार बार मत देखिएगा। एफिशिएंसी उससे ड्रॉप डाउन होता है, प्रोडक्टिविटी उससे ड्रॉप डाउन होता है, हमारा भी होता है, आपका क्यों नहीं होगा? तो वही चीज है, इसको समझिएगा। तो जितना कम हो सके उतने बार टाइमर देखिएगा। फॉर एग्जांपल, आपको पता है कि आपने पेपर का मेजॉरिटी टाइम इन्वेस्ट कर दिया, कुछ ही माइनर टाइम बचा होगा, उस टाइम में वो पजल हो सकता है कि नहीं? नहीं तो आप, सर ने कहा है टाइमर नहीं देखने का, मैं तो पजल करूंगा। टाइम देखा तो 1.5 मिनट बचा था, उस 1.5 मिनट में तुम मिसलेनियस कर सकते थे। तो ऐसे क्रूशियल केसेस में जहां टाइम को देखना जरूरी है, सिर्फ वहीं पे टाइम देखिएगा। ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन के बाद टाइम देख रहे हो, उससे सिर्फ और सिर्फ आपका एफिशिएंसी डिग्रेड होता रहता है और प्रेशर बिल्डअप होता रहता है, प्रेशर कुकर की तरह। वो चीज अगर आपने अवॉइड कर लिया, अब सवाल है कि 35 आउट ऑफ 35 तो सर मैं अपने आप पहुंच जाऊंगा अगर मैं डिजर्विंग हूं, अगर मैं कैपेबल हूं, अगर मैंने उस हिसाब से प्रिपरेशन किया है तो। राइट सर? मैंने कहा अब सीक्वेंस का क्या, मैं तो करता जाऊंगा, पहुंच जाऊंगा। मैंने कहा सीक्वेंस में करने से एक प्रॉब्लम है, कभी कभार पेपर एग्जामिनर सेट करता है 34 आउट ऑफ 35 बनने का। मतलब एक क्वेश्चन जो है वो ऑलमोस्ट किसी से ना बने, शायद मुझसे भी टाइम फ्रेम के अंदर ना बने। बाद में दोगे तो सब लोग कर देंगे, लेकिन उस 20 मिनट के टाइम में अगर मैं उस एक क्वेश्चन को पकड़ूंगा तो वो 1.5 से 2 मिनट लेगा। अगर आपने अरिथमेटिक से स्टार्ट कर लिया, मैं बस आपको कह रहा हूं, आपका बाकी कंप्लीट कॉल आपका है, ये तो चीज आपका है, मैं बस आपको कह रहा हूं कि आप अरिथमेटिक से स्टार्ट किए, 1 अरिथमेटिक, 2 अरिथमेटिक, 3, 4 अरिथमेटिक बन गया तो फ्लो बन गया कि भाई इजी है पेपर, सब हो जाएगा। तभी जाके ये क्वेश्चन का एंट्री होगा। और ये क्वेश्चन लैंग्वेज में लॉजिकली आपको फंसा सकता है,
क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता है, कैलकुलेटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपका यहीं पे टाइम वेस्ट हो गया। और उसके बाद जब आप घड़ी देखोगे तो आपके अरिथमेटिक के क्वेश्चन तो थोड़े टाइम मांगते ही ना, 45 सेकंड्स 50 सेकंड्स मिनिमम। तो यहाँ पे आपने लगभग 200 सेकंड्स यानी कि 3 मिनट समथिंग, यहाँ पे 2 मिनट या 3 मिनट दे दिया, मतलब 6 मिनट में अभी सिर्फ आपके 4 क्वेश्चन हुए हैं। आने वाले समय में 15 सिंप्लीफिकेशन, 5 क्वाड्रेटिक या फिर सीरीज यानी 20 मार्क के स्पीड मैथ्स हैं जो कि 3-4 मिनट में बनेंगे। बट उस टाइम पे माइंड वो सोचेगा क्या? माइंड सीधा रेशियो डालेगा, 6 मिनट 4 क्वेश्चन, उसी प्रकार से 6 या 18 मिनट 4 या 12 क्वेश्चन, और 2 मिनट में या खुदा मैं सिर्फ 13 ही करूंगा। वो होता है क्योंकि उस टाइम पे मैच्योरिटी चला जाता है भाई, उस टाइम पे ऐसा प्रेशर रहता है ना, आप सोचने के लिए भी सुन पड़ जाते हो। इसीलिए जब आप सिंप्लीफिकेशन जैसे चीजें, आपके क्वाड्रेटिक जैसे चीजें, सीरीज जैसे चीजें, जहां पे अटकने का चांस ही नहीं है, हाँ सीरीज में अटक सकते हो तो जहां अटकना है उसको तुरंत स्किप करना है, वो इंपॉर्टेंट है। बट बाकी अगर हम सिंप्लीफिकेशन की बात करो, वो तो आप स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा सिंप्लीफिकेशन तो पैदा ही नहीं हुआ ना जो आपको रोक दे, जो आपको सब बना ही ना। हो सकता है मिक्स्ड फ्रैक्शन थोड़ा टाइम ले, बट बनेगा तो जरूर ना। बट मैं यहां पे कह रहा हूं ना बनने वाले चीजें। तो इसलिए अगर आप यहां से स्टार्ट करोगे तो आप जब 15 क्वेश्चन को देख लोगे कि 3-4 मिनट में 15 उड़ा लिया, तो कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल का होगा कि मैं ज्यादा कर पाऊंगा, बाकी तो हो ही जाएंगे। तो इस वजह से मैं सीक्वेंस फॉलो करने के लिए कहता हूं। अगर आप क्लूलेस है कि मुझे सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो ही आप मेरी बात मानिए, सीक्वेंस फॉलो कर लीजिए। बट अगर आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं यार मेरा तो फिक्स्ड है, इस पॉइंट से मुझे कोई लेना देना नहीं है, तो इस पॉइंट को आप स्किप कर दो। आप अगर बिना सीक्वेंस के अच्छे स्कोर कर रहे हो, गो विथ इट यार। प्लीज एक दिन के लिए अपना स्ट्रेटेजी प्लीज मत बदलिए, इसके लिए समय लगता है। मैं सिर्फ उनको गाइड कर रहा हूं जो अभी तक सोचे भी नहीं, जो इस डिलेमा में थे, जो कौशिक सर का इंतजार कर रहे थे कि सर जो बोलेंगे वही करूंगा। मैं सिर्फ उनको बताना चाहता हूं, सबको नहीं दोस्तों। तो वैसे में सिंप्लीफिकेशन, सीरीज, फिर आपके एरिथमेटिक के कुछ इजी क्वेश्चंस, फिर डीआई, फिर एरिथमेटिक के टफर क्वेश्चन, क्योंकि एक ही डीआई आएगा तो उसको कुछ इजी एरिथमेटिक के बाद, ये मेरा प्रॉपर सीक्वेंस है, जैसा मैंने पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी करके आपको 3-4 मॉक्स में अच्छे स्कोर्स ला के दिखाया हूं। तो ये है प्रॉपर सीक्वेंस। रीजनिंग का आप रीजनिंग एजुकेटर से पूछेगा, मैं आपको कुछ गलत ज्ञान नहीं देना चाहता, मैं अपने सब्जेक्ट पे लिमिटेड रहना चाहता हूं। बस एक चीज देखिएगा, रॉन्ग नंबर सीरीज मैं तो उसके बाद ही करता हूं। आपको पता है जब भी पेपर में रॉन्ग नंबर सीरीज आए मैं सिंप्लीफिकेशन के बाद तुरंत ही कर लेता हूं। बट आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा लो है, तो इसको थोड़े इजी एरिथमेटिक और डीआई के बाद इस एरिया में लाके उसके बाद एरिथमेटिक को स्विच कीजिएगा। क्योंकि अगर आप बीच में यहां पे भी स्टक हो जाए तो वही एरिथमेटिक का जैसा एग्जांपल दिया, वही चीज सेम यहां रॉन्ग नंबर सीरीज में भी हो सकता है, क्योंकि आप खुद को ही वहां पे अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हो। इजी क्वेश्चंस आएंगे आपको भी पता है, बट कॉन्फिडेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। इतना होने के बाद सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस के बारे में कहा, ये कंप्लीट आपका कॉल है, प्लीज जबरदस्ती मत कीजिएगा इस चीज के साथ। मूव ऑन इफ यू गेट स्टक। अगर आप किसी एक सवाल में स्टक हो गए, अटक के रह गए, तो हर बंदा अगले क्वेश्चन को चला तो जाता है, ये हम सब करते हैं, इतना तो मैच्योरिटी हमें एज के साथ मिल ही गया है। लेकिन मैं इस पॉइंट से ये कहना चाहता हूं, वंस आप इस क्वेश्चन को छोड़ के आगे गए, इस क्वेश्चन के बारे में मत सोचिए। आधे बच्चों का क्या होता है, अरे यार काश वो क्वेश्चन नहीं करता, अरे यार काश वो क्वेश्चन हो जाता, अरे यार काश वो क्वेश्चन को नहीं पकड़ता, ऐसे टाइप की चीजें। जो गया सो गया, मूव ऑन ऐसा करो कि भूल जाओ। सर भूल कैसे सकते हैं, 2-3 मिनट मेरा खाया, आपको क्या पता है, आप तो पढ़ाते हो, मैं तो हर साल तैयारी कर रहा हूं ना सर। मैंने कहा वो चीज नहीं है, मैच्योरिटी बढ़ती है। आप अगर सच में इस पेपर को क्लियर करने के लायक हो, डिजर्विंग हो, और आपको अगर एग्जामिनर ने ट्रैप कर दिया है, तो उस दिन बैठे हुए पेपर में हर एक डिजर्विंग कैंडिडेट को पेपर के उस सवाल ने डेफिनेटली ट्रैप किया होगा। मतलब इफ यू हैव लॉस्ट 2 to 3 मिनट्स ऑन दैट, अपना माइंडसेट ये रखिए कि आई एम डिजर्विंग, तो एवरी सिंगल इंडिविजुअल हु इज डिजर्विंग टू क्लियर दिस एग्जाम, उसका भी यहां पे लॉस हुआ होगा। तो हम सबके लिए पेपर 17-18 मिनट का ही है, 20 मिनट का नहीं है। ये चीज अगर आप अपने माइंड को ट्रेन कर दिए ना, तो आपको यहां पे फ्लैशबैक में और जाना नहीं है, पास्ट में नहीं जाना है, तो आप आगे आगे मूव ऑन करते रहोगे, तो आपका परफॉर्मेंस हैम्पर नहीं करेगा। और बाउंस बैक इसी को कहा जाता है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ फोकस मोर ऑन एक्यूरेसी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्यूरेसी। बच्चे क्या करते हैं, स्पीड में करने के चक्कर में अपना जो स्पीड है ना, जितना नॉर्मल होना चाहिए, उसको रियल एग्जामिनेशन आते हैं उनमें माता आ जाता है, वो डबल स्पीड कर देते हैं, क्वेश्चन को पढ़ना फास्ट कर देते हैं, हाथ ऐसे ऐसे, मतलब लिख नहीं रहे, हाथ खाली ऐसा हो रहा है, क्यों, स्पीड है ना, स्पीड। वो एक देखो ना, एक YouTube पे वीडियो आता है जो सोडा बनाता है, वो करता कुछ नहीं, वो चम्मच सोडा मतलब ये जलजीरा वगैरह लेकर सोडा में डालता है, ऐसा ऐसा पोर्ट्रे करता है कि मैं फास्ट करता हूं। आपने देखा है तो कमेंट कीजिएगा। तो वैसा मत हो जाना, नॉर्मली जो आपने मॉक्स में अपना मोमेंटम, रेपो, टेम्पो बनाया हुआ है ना, जस्ट स्टिक टू दैट, क्वेश्चन अपने आप बनेगा। बस आपको फोकस रखना है कि क्वेश्चन गलत ना हो। गलती की वजह से आपके रिजेक्शन के चांसेस सबसे ज्यादा बढ़ते हैं, स्पीड की वजह से नहीं। स्पीड तो अपने आप हो जाएगा, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होगा, क्योंकि इजी क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने आपसे कहा है। बाकी ट्रस्ट योर प्रिपरेशन,
अगर आपने सच में जबरदस्त तरीके से अपने प्रिपरेशन को किया है तो भगवान आपसे आपका फल कभी नहीं छीनेगा, वो आपको देगा। आप खुद पे भरोसा रखो, अपने एजुकेटर पे भरोसा रखो, अपने इस प्रिपरेशन जर्नी पे भरोसा रखो, उस पे भरोसा रखो, आपका पेपर डेफिनेटली क्लियर होगा। तो मैं बस इतना कह के आज के सेशन को यहीं पे एंड कर रहा हूं। काफी ज्यादा टाइम आपका मैं और लेना नहीं चाहता एग्जामिनेशन से एक दिन पहले। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। उम्मीद कर रहा हूं कि ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको वैलिड, लेजिटिमेट और जेन्युइन लगे होंगे। अगर इन पॉइंट से आप एग्री करते हो तो एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स पे ड्रॉप कर दीजिएगा। बाकी अगर आपको किसी पॉइंट में कोई चीज मुझे अगर बोलना है कि नहीं सर आपका वो पॉइंट ऐसा गलत था, टेक्निकली ऐसा हो सकता है, तो वो भी मुझे बताइएगा। कम से कम आने वाले लास्ट मिनट टिप्स में वो वैसे पॉइंट्स में मैं थोड़े चेंजेस कर पाऊं, क्योंकि मैं भी इंसान ही हूं, मैं भी सीखता ही हूं। टीचर हूं इसका मतलब नहीं कि सारा ज्ञान मुझ में है। मैं बस जो जानता था आप तक पहुंचा दिया। आपको जो एक्सेप्ट करना है कीजिएगा, बाकी आपके ऊपर है। और बढ़िया से आपने मेहनत किया है, ऑल दी वेरी बेस्ट। बढ़िया से आप पेपर कर सकते हो। मिलते हैं अगले क्लास में, और जय जगन्नाथ। जगन्नाथ जी आपको शक्ति दे कि आप बढ़िया से पेपर परफॉर्म करके आ पाओ। मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू।